Welcome to the class of business studies, and here we have the another topic of Fayol's principle of management बचे. As you know, हमने Fayol's of principles of management topic जो है वो start कर दिया था, और last session में if you remember I have discussed with you all 1 to 5 principles. इन टोटल देयर आर 14 प्रिंसिपल्स बचे, और हम 1 to 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज के सेशन में हम 6 to 14 द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे. यू हैव टू सी ईच एंड एवरी पॉइंट विद मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, क्योंकि एज आई सेड ऑल्सो कि आपका एग्जाम में पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस ऑल द प्रिंसिपल्स, डिस्कस फ्यू प्रिंसिपल्स, या फिर नेम आ जाएगा कोई भी प्रिंसिपल का, लाइक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड को आप एक्सप्लेन कीजिए. तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रिंसिपल स्किप नहीं करना है. दिस टॉपिक इज और फ्रॉम यूनिट 2, राइट. यूनिट 2 से है आपका फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इट सेज दैट द सिक्स्थ प्रिंसिपल, subordination of individual interest to general interest, मीन्स अगर कहीं पर भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट के बीच में आपको कोई एक फैसला लेना है तो आपको हमेशा जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा. ऑल्दो ये हो सकता है कि शायद आपको इंडिविजुअली लॉस हो रहा हो, बट इन टोटल आपकी फर्म को या पूरा जनरल जो भी बिजनेस है उसको फायदा हो रहा है. तो आपको ये हमेशा सोच के चलना है कि मुझे बिजनेस का फायदा पहले करना है, अपना नुकसान भले हो या ना हो, राइट. तो दैट इज व्हाट इट सेज दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. लेट्स डिस्कस फर्दर. व्हाट इट सेज दैट इट मस्ट बी द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमेशा इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है. दैट शुड बी प्लेस्ड अबव द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देख के चलना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, जिसमें एम्प्लॉइज का भी फायदा होगा, मैनेजर्स का भी होगा, ओनर्स का भी होगा, क्रेडिटर्स का भी होगा, वर्कर्स का भी होगा. बट जस्ट फॉर द बेनिफिट और फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉइज यू कैन नॉट कीप अदर्स एट द स्टेक ऑफ लॉस, राइट. व्हाट फर्दर इट सेज दैट जनरल इंटरेस्ट, ध्यान से देखिए, जनरल इंटरेस्ट मस्ट डैश इंडिविजुअल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट को हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सुपरसीड करना है, उसको हमेशा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना. जनरल इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देकर चलना है. नेक्स्ट इज योर रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज. प्रिंसिपल 7 आपकी बात करता है कि एम्प्लॉइज का जो रेम्यूनरेशन है, एम्प्लॉइज को जो पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, वो आपको कैसे देनी है. तो एम्प्लॉइज शुड बी पेड डैश वेजेस. एम्प्लॉइज जो होने चाहिए वो हमेशा कैसे पे करना चाहिए आपको, एज पर दी गवर्नमेंट वेजेस. गवर्नमेंट ने जो मार्क सेट किया है कि हमारे वर्कर्स को मिनिमम पे या बेसिक सैलरी इतनी हो, आपको एटलीस्ट वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. So what it says that employees should paid government wages for their services. Services के लिए इनको government wages मिले. जो fair remuneration है वो किस चीज पर डिसाइड हो. जैसे दो वर्कर्स हैं और वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट एक वर्कर का काम जो है वो काम कैसा है, उसका टेक्निकल काम है, और एक वर्कर का लेबोरियस काम है, एक वर्कर का दिमाग का काम है, एक वर्कर के जो लोडिंग अनलोडिंग का काम है, कि सिटिंग इंटेलिजेंस का काम है. तो आपको हर चीज देख कर करनी है. क्या चीजें देखनी होंगी, फेयर रेम्यूनरेशन जो हो वो किस चीज पर बेस्ड हो, बेस्ड ऑन डैश रूल्स. मींस इट मस्ट बी बेस्ड ऑन दी वर्क रूल्स. वर्क रूल आपके कैसे हो सकते हैं, लाइक रिलेटेड टू वेजेस आपकी कैसी हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, किस तरीके से आपको वो काम करने हैं, वो सब चीजें देखनी चाहिए. रूल्स जो होने हो वो रीजनेबल रूल्स हो, ठीक है ना. रीजनेबल रूल्स रिलेटेड टू वेजेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ वर्क एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. फाइन बच्चे, मूविंग टू द एट्थ वन. एट्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, that there should be centralization and decentralization in a proper manner in any organization.
सेंट्रलाइजेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसके पास होना, मैनेजर ओनर्स के पास होना, आप कुछ ही पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपने फ्रीली इन्वायरमेंट का छोड़ रखा है, एनीबडी कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन बेनिफिट। यहाँ पर डिसीजंस जो होते हैं सेंट्रल में सिर्फ टॉप मैनेजर्स, टॉप कैटेगरी के वर्कर्स या टॉप कैटेगरी के लोग ही लेते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बट डिसेंट्रलाइजेशन में एवरीवन आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द डिसीजन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। प्रॉपर बैलेंस किस चीज का हो, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इट सेज दैट डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी, आपको कितना सेंट्रलाइज्ड अपना रखना है ऑर्गेनाइजेशन, मींस पावर्स कितनी अपने पास रखनी है, और ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट ऑल डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर नए नए एम्प्लॉइज आई हैं तो शायद उनको डिसीजंस लेने ना आते हो, बट जो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए आप उनको फ्रीली एनवायरमेंट दे देते हो, यू कैन टेक द डिसीजन योर ओन। एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आप देखते हो, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, उस हिसाब से ही आप क्या करते हो बच्चे, डिसीजन लेते हो। परफेक्ट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर principle 8. Now come to the next principle. Principle 9 says स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है, ये भी एक प्रिंसिपल है, और इसको इस डायग्राम से बिल्कुल ध्यान से समझिए कि ये डायग्राम हमें क्या कहता है। देखिए यहाँ पर वर्कर है क्या, ए बी एफ सी जी डी एच ई आई। अगर कोई भी रूल जाएगा, सपोज कीजिए कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी, ए को अगर ई तक पहुंचानी है तो डायरेक्ट ई से नहीं जाएगी, पहले ए को बी को देनी होगी, बी उसके जो भी लोएस्ट कैटेगरी में, फिर बी के नीचे जो भी टॉप लोएस्ट कैटेगरी में सी, सी के जो भी टॉप लोएस्ट कैटेगरी में डी, और डी फिर देगा ई को। ई को इतनी लेट आकर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और शायद इसके बीच में कम्युनिकेशन जो बैरियर्स होते हैं वो उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो एक्चुअली में ये कहना चाहता था वो रियल बात ई तक ना पहुंचे, है ना। ऐसा ही इधर होता है बच्चे, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, और सपोज कीजिए ई के कोई ग्रीवेंसेज है, ई की कोई मैटर ऑफ डिस्कशन है, ई अपनी बात डायरेक्ट ए को नहीं रख सकता, ई को डी को रखनी होगी, सी को, है ना। बट इसमें एक चीज क्या आई कि अगर आपको आपके लाइक सपोज आपके डिपार्टमेंट के दो हेड्स हैं, एक प्रोडक्शन हेड है और एक यहाँ पर सेल्स हेड है, तो जो प्रोडक्शन हेड होगा और सेल्स हेड होगा वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये लेटर ऑन एक बेनिफिट आया, ठीक है। ऐसे ही जो इनके नेक्स्ट होंगे वाइस हेड्स, सी और वाइस हेड सेल्स डिपार्टमेंट के जी, ये आपस में बात कर सकते हैं। जो सेम रैंक ऑफिसर्स या सेम रैंक के मैनेजर, सेम रैंक एम्प्लॉइज होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, राइट, गैंग प्लैंक। सो लेट्स रीड व्हाट इट सेज दैट there is a scalar chain of authority and communication। अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास क्या होती है, एक स्केलर चेन होती है। स्केलर चेन मींस हाउ द इंफॉर्मेशन गोज ऑन, एक लेडर की तरह ये काम करती है बच्चे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन पहुंचती है, स्टेप बाय स्टेप आप किसी को इंफॉर्मेशन पास करते हो। सो दिस इज अ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन में, ये चलती है फ्रॉम सुपीरियर टू द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट, जो भी उनके लोएस्ट सबऑर्डिनेट होते हैं उनके वहां तक ये ऐसे जाती है। गैंग प्लैंक इसमें जो एक नई चीज इंक्लूड हुई वो क्या है, दैट अलाउज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चेंज होना। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना बिटवीन टू एम्प्लॉइज ऑफ सेम लेवल, सेम लेवल के एम्प्लॉइज के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉइज के साथ, आपका इससे क्या है, कम वेस्टेज होगी, क्योंकि बाय चांस डी को अगर एच तक कोई इंफॉर्मेशन देनी है पहले वो सी को देगा, फिर सी देखिए यहाँ पर बी के पास जाएगा, बी फिर ए फिर एफ जी एंड देन एच, सो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एक्सेस टाइम। सो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ गैंग प्लैंक, नेम याद रहेगा बच्चे। देन द नेक्स्ट थिंग व्हाट इट सेज, प्रिंसिपल इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या बात करता है, यहाँ मैंने आपके लिए एक चीज भी लिखी है बहुत अच्छे से, दैट राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। आप कहते हो ना इसको प्रॉपर ऑर्डर में बैठिए, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लगा दीजिए,
तो ऑर्डर का मतलब ही होता है कि आप अपने पर्टिकुलर थिंग को एक राइट वे में करते हो, लाइक राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, सपोज कीजिए एक फाइल है, वो फाइल है किस चीज से रिलेटेड, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और वो फाइल अगर एक एम्प्लॉय को देते हो तो एम्प्लॉय उस फाइल को कहाँ रखाता है, सेल्स डिपार्टमेंट में। अब कल उस फाइल में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अब आपको ढूंढने हैं, आपके डिपार्टमेंट में वो फाइल मिलेगी ही नहीं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, आप उसको ढूंढते रहोगे, शायद कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ना ले पाओ जो उसको देखकर आपको लेना था। तो यही चीज बोली गई है कि एक राइट थिंग होनी चाहिए राइट प्लेस के लिए और राइट टाइम पर वो वहां पर हो। Then again what it says, that there should be a proper balance for what, for everything and everyone। ओके हर चीज के लिए भी, मीन्स मटेरियल हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, पर्सन हो, हर किसी का एक राइट प्लेस होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए सेल्स हेड के जो मैनेजर है वो कहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस एट दिस प्लेस यहाँ पर है। तो राइट प्लेस एट ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर किस तरीके से, मैंने अभी बताया आपको, मटीरियल का हो लाइक थिंग, या फिर सोशल ऑर्डर हो, मीन्स पर्सन पीपल से रिलेटेड, लाइक मीटिंग जो होती है वो हमेशा इस रूम में होगी, लोग हमेशा वहीं गैदर होंगे। अगर हर बार आप मीटिंग चेंज करोगे तो मीटिंग का शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा, वो जा ही नहीं पाएंगे टाइम पर, ढूंढ ही नहीं पाएंगे उस प्लेस को। ओके, देन द नेक्स्ट इज योर इक्विटी। प्रिंसिपल 11 टॉक्स अबाउट इक्विटी। इक्विटी क्या होता है बच्चे, नेम सेज इक्वालिटी काइंड ऑफ, उसी का ही वर्जन है। इक्विटी सेज दैट देयर शुड नॉट बी एनी डैश अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप एक एम्प्लॉय को ज्यादा फेवर कर रहे हो दूसरे एम्प्लॉयज के कंपेयर में। इंस्टेड दोनों सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं, सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनकी ड्यूटी सेम है और सेम काइंड ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, और स्टिल आप दोनों में अगर डिफरेंस करोगे तो वहां पर जो होती है एक फियर ऑफ, सेंस ऑफ फियर आ जाता है। वर्कर उतने मोटिवेशन से काम नहीं कर पाते। सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉयज के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किस चीज पर बेस्ड, बेस्ड ऑन रिलीजन पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कास्ट बेसिस पर आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, डैश और नेशनैलिटी मींस नेक्स्ट इज लैंग्वेज बेसिस पर भी आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये चीजें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोवाइड करता है। नेशनैलिटी पर आप नहीं करेंगे बिकॉज इट लीड्स टू, अगर आप ऐसा नहीं करोगे और इक्विटी को प्रॉपर फॉलो करोगे, अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, इट विल रिजल्ट इन द स्मूथ एंड डैश वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। कैसा, सक्सेसफुल वर्किंग। एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाएगी इफ एवरीवन इज हैप्पी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देन द नेक्स्ट इज दिस प्रिंसिपल 12th। इट सेज स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। पर्सनल की स्टेबिलिटी, पर्सनल इज हेयर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल हैं। ये ना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम के लिए आ रहे हैं, डिससेटिस्फाई होकर वो 2 या 3 महीने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। इससे आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो गुडविल है, वो बहुत घट जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। तो हेनरी फ्योल ने ये प्रिंसिपल दिया क्योंकि उसको फील हुआ कि हमें अपने वर्कर्स एम्प्लॉइज को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देनी है, उनको श्योरिटी देनी है कि यहाँ पर उनका फ्यूचर सिक्योर है। सो एम्प्लॉइज शुड बी kept in their dash for a reasonable time। एम्प्लॉइज को आप उनकी पोजीशन पर एक रीजनेबल टाइम तक पूरा रखोगे टू शो स्टेबिलिटी, कि हमारे यहाँ पर वर्कर्स को एकदम से नहीं निकाला जाता। वर्कर्स आर एनकरेज, इससे वर्कर्स इनकरेज होते हैं टू इम्प्रूव देयर डैश ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क को वो और इम्प्रूव करते, क्योंकि उनको फिर एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि यस हमारे यहाँ पर हमारा प्रमोशन होगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे और बढ़ जाएंगे। तो दैट शो स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज होता है। अगर आपके यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है एम्प्लॉइज में, वो चेंज होते रहते हैं, देन कॉन्टिन्यूस चेंज जो ये हो रहा है, दिस कॉन्टिन्यूस चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में जो ये चेंज हो रहा है, दैट विल रिजल्ट इनटू द डिस्टर्बेंस ऑफ डैश इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेंगे ये, सोशल इन्वायरमेंट को, राइट बच्चे। सोशल इन्वायरमेंट भी हमारा जो है हार्म होगा। देन हमारा जो लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी हार्म होगा, that will disturb the social environment।
Perfect. Now moving to the next principle, what it says that initiative, जैसे अभी हमने जस्ट रीड किया क्या था, स्टेबिलिटी, नाउ इट्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि आपको वर्कर्स को एक इनिशिएटिव पर्पस देना है, मोटिव देना है कि यस यू कैन टेक द डिसीजन, you are the part of this organization, come on and tell your feelings, tell what is going on, what do you want from the organization, what decision you want in your favor, right? So what it says that the workers should be encouraged and they must be given an opportunity, आपको उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? टू टेक इनिशिएटिव, कि वो भी इनिशिएटिव लें किस चीज में? इन द बेटर वर्क, कि जो वर्क है वो और अच्छा हो और अच्छा निकल कर आए। इन अकम्प्लिशिंग द वर्क, आप काम को जब पूरा करवाना चाहते हो तो उसमें वो अपना डिसीजन दे। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इससे बिल्कुल मोटिवेट होंगे। यस दैट्स वेरी ट्रू, दे विल वर्क विद मोर डेडिकेशन, मोर हार्ड वर्क, क्योंकि वो भी डिसीजन ले सकते हैं। सो दे विल मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू वर्क बेटर एंड स्मूथ एंड टू टेक मोर इंटरेस्ट, वो और भी इंटरेस्ट लेंगे किस चीज में? ऑर्गेनाइजेशन में, डिसीजन मेकिंग में। परफेक्ट बच्चे। वन थिंग, दिस इंक्रीजेज द, किस चीज का इंक्रीज करेंगे? इंटरेस्ट ऑफ बिलोंगिंगनेस। एम्प्लॉयज के बीच में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि यस इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी आवाज सुनी जाती है, हमारे डिसीजंस को मैटर करते हैं और हमसे पूछ कर डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो एक बिलोंगिंगनेस की एक फैमिली की तरह रहेंगे, एक फैमिली की तरह काम करेंगे। ऑल राइट बच्चे, द नेक्स्ट वन इज हेयर द लास्ट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल दिया हेनरी फ्योल ने? स्पिरिट डी कोप्स। स्पिरिट डी कॉप्स क्या कहता है? दैट्स द डिफरेंट नेम फ्रॉम ऑल अदर दिस प्रिंसिपल्स, बट आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है दैट देयर मस्ट बी वी इंस्टेड ऑफ आई। आपके बीच में एक मोटिवेशनल पावर होनी चाहिए, सबको लेकर चलने की एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबको इन्वॉल्व कर रहे हो, यू आर वर्किंग एज अ फैमिली। सो मैनेजमेंट शुड टेक अ डैश स्टेप। कैसा स्टेप लेना चाहिए? एक रीजनेबल स्टेप ले मैनेजमेंट, किस चीज के लिए? दे मस्ट टेक अ रीजनेबल स्टेप टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ, फीलिंग किस चीज की? टीम स्पिरिट, सबके बीच में। तो एस्पिरिट डी कॉप्स का मीनिंग है फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। एम्प्लॉयज के अंदर एक टीम स्पिरिट की फीलिंग आए कि यस वी ऑल आर वन, वी ऑल आर एक्टिंग लाइक अ वन फैमिली। मैनेजर शुड रिप्लेस दिस आई कहीं पर लाइक आई विल डू दिस, आई विल टेक द ऑर्गेनाइजेशन एट दिस स्टेज, I will make our this organization so popular in this business world. I want this. So I हमेशा कभी भी वो ना बोले, इसको रिड्यूस करे अपने कॉन्वर्जेशन में बोलते हुए, और किस वर्ड को यूज करे? वी। अगर वो वी बोलेगा तो देन ऑल विल फील दैट यस वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस जर्नी। we like manager should give his speech like this in the meeting, कभी भी चल रही हो, we will take this decision, we are going to take our organization at this place. So I को replace किया जाना चाहिए we से in his conversation to bring and dash of mutual trust। क्या? कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर आ जाए जिससे सबके बीच में आपस में इंटरेस्ट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, कि हम एक दूसरे पर विश्वास करके काम करें। right? So with this all the 14 principles of this टॉपिक इज ओवर बच्चे। हेनरी फ्योल के हमने 1 to 14 सारे डिस्कस कर लिए हैं। 1 to 5 वर इन द प्रीवियस सेशन। जिन स्टूडेंट्स ने आज ही सेशन ज्वाइन किया है, दे कैन फर्स्ट वॉच दोज 5 these principles and rest are there in this session. In next session I will come with another topic, and I think with this your unit 2 is also over.